नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है अभिप्रेरणा। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, अभिप्रेरणा क्या होती है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य को करने के लिए हम जितने अधिक उत्तेजक होते हैं या हमें किसी के द्वारा कोई भी अगर प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा के द्वारा हम उस कार्य को और अधिक लगन से करते हैं और अच्छा भी करते हैं। अर्थात स्वतंत्रता से किया गया कार्य जो किसी बाह्य या आंतरिक प्रेरणा से प्रभावित हो, वही अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे हम कोई भी हमको हमारे आस पड़ोस में कोई भी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाता है या फिर कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट कर लेता है, उसे देखकर हम उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, तो हमारे आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है। उससे हम प्रेरित होते हैं और किसी से भी प्रेरित होने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा कहलाती है। देखिए, अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द का हिंदी अर्थ है, जो कि लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, या मोवियर, जिसका अर्थ होता है गति करना। अर्थात लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर, चाहे भावात्मक हो या शारीरिक हो या फिर किसी भी प्रकार से हम गति कर रहे हैं, अपने सीखे हुए व्यवहार को और अधिक प्रबल बना रहे हैं, वही, और जिसके द्वारा हम प्रबल बना रहे हैं, वह अभिप्रेरणा कहलाती है। तो हम देखिए, जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य हमारा जितना प्रभावी होता है, उद्देश्य जितना अधिक प्रभावी होता है, उतनी ही अधिक हमारी अभिप्रेरणा होती है। अर्थात अभिप्रेरणा जितनी प्रभावी होगी, उतना ही हमारा उद्देश्य प्रभावी होगा, और हमारा उद्देश्य जितना प्रभावी होगा, उसके पीछे हमारी अभिप्रेरणा का हाथ रहेगा। तो जिसमें हम परिभाषाओं के माध्यम से इसे देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा दी गई है। अभिप्रेरणा का संबंध सीखने में रुचि, अन्य तथा सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है, इसी रूप में वह सीखने का आधार कहलाता है। अर्थात क्रो एंड क्रो ने अपनी परिभाषा में कहा है कि अभिप्रेरणा का संबंध किससे, रुचि से संबंध है, तथा जिस कार्य को करने से हमें रुचि उत्पन्न होती है, वही अभिप्रेरणा कहलाती है। स्किनर के अनुसार स्कूल अधिगम में प्रेरणा में वांछनीय व्यवहार को उत्तेजित करना, स्थायित्व करना, जारी रखना, नियमित रूप से करना तथा निर्देशित करना, ये सभी शामिल किए गए हैं। इसके बाद गिलफोर्ड के अनुसार अभिप्रेरणा भी विशेष कार्य की दशा में होती है, जो किसी क्रिया को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है। अब देखिए, अभिप्रेरणा कब होती है, किसी न किसी एक विशेष दशा में उत्पन्न होती है, और जब विशेष दशा में ये उत्पन्न होती है, तो उस क्रिया को बनाए रखने के लिए या उसे जारी रखने या प्रारंभ करने के लिए, एक अच्छे तरीके से प्रारंभ करने के लिए अभिप्रेरणा की ज़रूरत होती है। गुड के अनुसार किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी करने या नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। अब गुड ने क्या कहा है कि अगर हम किसी क्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं या फिर जारी रख रहे हैं या उसे निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं उस पर, तो हम अभिप्रेरणा के जरिए से ही उस कार्य को करते हैं। वुडवर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है, बोल नहीं है, ये बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से हम जिससे प्रभावित होते हैं, वो आंतरिक रूप से हमें मजबूत बनाता है, और वो मजबूत ही बल कहलाता है, जिसके द्वारा हम उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। जॉनसन के अनुसार अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाओं का प्रभाव है, जो मानव के व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। अभिप्रेरणा क्या है, सामान्य क्रियाओं का वह प्रभाव है जो मानव को व्यवहार के उचित मार्ग पर ले जाती है। अब देखिए, इसके बाद अभिप्रेरणा की प्रकृति
किस प्रकार से अभिप्रेरणा कार्य करती है हमें कार्य करने के लिए। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, शारीरिक व मानसिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा क्या है? स्वयं कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है, शारीरिक रूप से करती है तथा मानसिक रूप से भी करती है। आवश्यकता या प्रेरक से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा उत्सुकता से युक्त प्रक्रिया है, अर्थात हम किसी भी कार्य को करने के लिए रुचि उत्पन्न करते हैं और रुचि जब उत्पन्न होती है तो हम उस कार्य को करने के लिए उत्सुक होते हैं। उद्देश्य प्राप्ति तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया। जब तक हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक यह प्रक्रिया हमारी निरंतर चलती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति में गति अलग होती है तथा अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की गति पाई जाती है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार पर आधारित प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा साधन न होकर साध्य है, साध्य न होकर साधन है। अभिप्रेरणा साध्य न होकर साधन है। अभिप्रेरणा भावात्मक क्रिया है, अर्थात भावों से प्रभावित होने वाली क्रिया है। अभिप्रेरणा में व्यक्ति चयनात्मक क्रिया करता है जो लक्ष्य की ओर ले जाती है। अब इसमें क्या है कि जो भी व्यक्ति चयनात्मक क्रिया करता है और वह लक्ष्य की ओर ले जाती है। अब इसके बाद अभिप्रेरणा के प्रकार। कितने प्रकार की अभिप्रेरणा होती है? मुख्य रूप से अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरी है बाह्य अभिप्रेरणा। देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा में किसी क्रिया या कार्य को इच्छा से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, जिससे करने से हमें सुख मिलता है, संतोष मिलता है, आनंद की अनुभूति मिलती है। यह व्यक्ति के जन्म के साथ ही आती है तथा इसकी पूर्ति यह जन्मजात होती है तथा इसकी अनिवार्य व आवश्यक है। वुडवर्थ ने इसकी मूल प्रवृत्ति को अनसीखी अभिप्रेरणा कहा है, क्योंकि यह हमारी जन्मजात प्रवृत्ति होती है। जन्मजात प्रवृत्ति इसलिए होती है, जैसे उनके उदाहरणों से अगर समझें तो हम भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र का त्याग, काम, मातृत्व, बचाव, प्रभुत्व प्रयास, प्रेम, आत्मसम्मान, श्रद्धा, आराम, अनुकरण, खेल, सफलता की इच्छा, नेतृत्व, ये सभी हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा से प्रभावित होती हैं तथा ये आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती हैं। कई ऐसी अभिप्रेरणाएं होती हैं जिनको हम बाहरी समाज से हम प्रभावित होते हैं, उन अभिप्रेरणाओं को बाह्य अभिप्रेरणा के नाम से जाना जाता है। जब हम किसी क्रिया या कार्य को बाहरी व्यक्ति के दबाव में आकर करते हैं, वो हमारी क्रिया बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे उनमें आती है प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, परिणाम की जानकारी, दृश्य श्रव्य सामग्री, लक्ष्य, आदर्श, उद्देश्य प्रदान करना, मूल्यांकन, छात्र अध्यापक संबंध, ये सभी हमारे बाह्य अभिप्रेरणा के तत्व होते हैं। अब देखिए, मुख्य रूप से अभिप्रेरणा के तत्व किस आधार पर अभिप्रेरणा कार्य करती है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य को करने के लिए हमें किसी न किसी की आवश्यकता होती है, अर्थात नीड होती है। उस आवश्यकता को हम अभिप्रेरणा की पहला तत्व समझते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार से हमें किसी की आवश्यकता हो रही है, वो हमारा पहला अभिप्रेरणा का तत्व होगा। अर्थात पहले आवश्यकता होगी, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो या भौतिक हो या भावात्मक हो, किसी भी प्रकार से शरीर में किसी चीज़ की कमी या अति अवस्था ही आवश्यकता कहलाती है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, शारीरिक अवस्था तथा सामाजिक अवस्था। और देखिए, शारीरिक अवस्था में हम कोई भी, जैसे हमारे अंदर किसी कमी हो जाती है, जैसे पानी, काम, भोजन, निद्रा, मलमूत्र त्याग आज, इनके द्वारा हमारी शारीरिक समस्या होती है तथा इनकी आवश्यकता होती है।
दूसरी होती है, ये अभिप्रेरणा से संबंधित होती है सामाजिक अवस्था, सामाजिक मनोविज्ञान अवस्था, जैसे सुरक्षा, आत्मविश्वास, उपलब्धि, स्नेह, आत्म पहचान, आत्मसम्मान, साथी बनाना, स्वतंत्र होना, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा। इस प्रकार की इच्छा को हम आवश्यकता से संबंधित समझते हैं। अब इसके बाद दूसरा होता है, जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद आता है चालक, अंतर्नोद, अर्थात उसे चलाने के लिए ड्राइव, प्रणोद। चालक शरीर की आंतरिक क्रिया की दशा है जो विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए हमें प्रेरित करती है। जैसे भूख, अगर भूख लग रही है तभी तो हम कोई भी क्रिया करके भोजन प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। अगर हमें प्यास लग रही है तो हम कार्य करने के लिए उत्तेजित होंगे। तो जैसे चालक प्रणोद क्या है, भूख, प्यास, इनके द्वारा व्यक्ति कार्य करने के लिए उत्तेजक होता है। इसके बाद उद्दीपक, जिस तत्व के द्वारा चालक की संतुष्टि होती है, अर्थात जिस तत्व के साथ, जैसे भूख लग रही तो भूख की संतुष्टि किससे होगी, भोजन। प्यास लग रही तो इसकी पानी, तो वही उद्दीपक कहलाता है। और उद्दीपक मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, सकारात्मक हो सकता है जैसे प्रशंसा है, पुरस्कार है, नकारात्मक हो सकता है जैसे दुख, दर्द इत्यादि होता है। जैसे भूख चालक के लिए भोजन उद्दीपक होता है। इस प्रकार से उद्दीपक कार्य करता है। प्रोत्साहन, इसके बाद आता है प्रेरक। प्रेरक प्रेरक को हम बोल सकते हैं मोटिव। मोटिव यह एक सूत्र के जरिए से समझाया गया है, M बराबर N+T+I। इसका मतलब है M का मोटिव, N का नीड, आवश्यकता, D का ड्राइव, चालक जो प्रणोद अभी बोला है मैंने, और I का आइकेनेटिव अर्थात उद्दीपक, जिसके प्रतिपादक हैं वुडवर्थ। इन्होंने इस शब्द की व्यापक व्याख्या की है जिसमें आवश्यकता, चालक, तनाव तथा प्रोत्साहन सभी को एक साथ ले लिया है और सभी के साथ एक व्यवहार करने वाला बनाया है इन्होंने ये उद्दीपक, प्रेरक। तो प्रमुख रूप से अगर इनके तत्वों को समझा जाए तो इनके सबसे पहले आवश्यकता, उसके बाद चालक, उसके बाद उद्दीपक और उसके बाद प्रेरक, और सभी का संगठन ही क्या कहलाता है फिर, अभिप्रेरणा। अर्थात M बराबर N+T+I बराबर मोटिव, अभिप्रेरणा, जिसके प्रतिपादक कौन है, वुडवर्थ। तो आज हमने इससे संबंधित सामान्य कंसेप्ट को क्लियर किया है। इसके आगे सिद्धांतों को या फिर आगे चैप्टर को अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।